टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड का और एक नाम है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन, इट इज द electrostatic force of attraction which hold the oppositely charged ions together in the molecule। मॉलिक्यूल में ऑपोजिटली चार्जड आयन के बीच में डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड obtained by transfer of electrons from metal, that is electropositive element to non-metal electronegative element। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? मेटल से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ऑपोजिटली चार्जड आयन्स डेवलप होंगे। ऑपोजिटली चार्जड आयन्स डेवलप होने की वजह से वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होना रहा तो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड formed between two atoms which have electronegativity difference electronegativity difference is 1.7 or greater than 1.7। अगर दोनों आटम के बीच में आयनिक बॉन्ड अगर बनना रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिनिमम 1.7 होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। कम रहा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवरेबल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 रहता है। Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
3 रहता है। ऑलरेडी मैंने थोड़े एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज लेसन में लिख के दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में। यहां पे देखो सोडियम के पास 0.9 है और क्लोरीन के पास 3 है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता? 3 माइनस 0.9 मतलब 2.1, मतलब ये आयनिक बॉन्ड बनाने की काबिल बनता है। मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl मॉलिक्यूल देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl मॉलिक्यूल्स। सोडियम में, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 रहता है, 2, 8, 1। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस करके 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। मतलब सोडियम एक मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। अभी Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन रहता, 2, 8, 7। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद इसके पास 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब Cl को इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से स्टेबिलिटी मिला है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बनाया, Cl ने इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl- बनाया है। तो यहाँ पे Na+ आयन और Cl- आयन दोनों मिलकर NaCl मॉलिक्यूल को बनाता है। अब ये Na+ आयन एंड Cl- आयन के बीच में कौन सी फोर्स रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से Na+ और Cl- आयन साथ में रहकर NaCl को डेवलप करता है। ओके ना। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन MgO। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन MgO, इसमें Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 12, 2, 8, 2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन के पास 2, 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, ओके ना, बट आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबिलिटी पाने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के द्वारा रिलीज करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेता है, लेकर O-2 में कन्वर्ट होगा, तब इसके पास 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैग्नीशियम को लॉस करने से स्टेबिलिटी मिला है, ऑक्सीजन को गेन करने से स्टेबिलिटी मिला है। ये दोनों आयंस बन गए ना, Mg+2 और यहाँ पे O-2, ये दोनों मिलकर किसको बनाएंगे? MgO। और ये Mg+2 एंड O-2 के बीच में कौन सा फोर्स रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से Mg+2 आयन, O-2 आयन दोनों साथ में रह के MgO बनाता है। The electrostatic force of attraction which hold the oppositely charged ions
इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे +2 -2 दोनों न्यूट्रल होगा ना, इसलिए MgO यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, MgO shows isomorphism characteristics because in MgO both Mg+2 and O-2 ions contain same number of electrons। तो मतलब जिस आयनिक कंपाउंड में कैटआयन के पास और आनायन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा तो सच कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो करता है। अब इसमें देखो Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा, 2,8 है ना, 10 हो गए। O-2 में भी 2,8 10 हो गए। Mg+2 आयन एंड O-2 आयन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compounds। First one, electrovalent compounds are usually crystalline in nature। क्रिस्टलाइन इन नेचर, इसका मतलब यहां पे समझ लो सारे आयनिक कंपाउंड्स, दैट इज ऑल ionic bonded compounds are crystalline solids है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहने वाले सॉलिड है। अभी NaCl एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहने वाले सॉलिड है, इसलिए ऑल आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और ये आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से यहां पर बॉन्ड मिलता है, इसके कारण। नेक्स्ट वन, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। जनरली आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड्स हार्ड भी रहते हैं, ब्रिटल भी रहते हैं, और इसको एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये आयनिक सॉलिड ब्रेक होने वाले कैरेक्टर शो करेंगे। ओके ना, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रिटल इन नेचर बोलते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। एंड नेक्स्ट वन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के कारण, हार्ड होने के कारण इसके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है। They have high MP and BP, melting point and boiling point ionic bonded solid का ज्यादा रहता है। नेक्स्ट वन, ionic bonded solids are poor conductor of heat and electricity
heat and electricity in प्योर स्टेट, ये प्योर सॉलिड फॉर्म में ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास फ्रीली मूव करने वाला आयंस नहीं रहता. बट they are good conductor of heat and electricity in molten state or aqueous solution state due to formation of free movement of ions. अगर NaCl जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखा तो प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. मोल्टन स्टेट बोले तो अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करके जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, मोल्टन फॉर्म बोले तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो फ्रीली मूव करने वाले आयंस को प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल NaCl रहा तो Na+ और Cl- को प्रोड्यूस करेंगे. ये फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कैरी करने वाले कैपेसिटी शो करते हैं. और इवन NaCl जैसे आयनिक सॉलिड को वाटर में डालो, Na+ Cl- आयन को देता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. इसलिए मैं बोला आयनिक बॉन्डेड सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द प्योर स्टेट, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और aqueous solution state. Next one, these compounds are polar in nature. पोलर नेचर बोले तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बनाता है, सच मॉलिक्यूल के पास पोलर नेचर रहता है. तो ये पोलर नेचर होने के कारण पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इजीली soluble होता है. So these compounds are polar in nature and they are readily soluble in polar solvents like water. Okay, now next one, they shows isomorphism. They shows isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म बोले तो इट इज द ionic compound in which both cation and anion having same number of electrons.
इसके लिए एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूं। MgO, Mg+2 आंसर रहता है इसमें O-2। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो करता है। KCl, K+ और Cl-। पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन रहता, एक लॉस करने से 18 है। Cl के पास 17 रहता, एक लेने से 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, कैटायन के पास और अनायन के पास। और CaCl2 ये आयनाइज होकर क्या देता, Ca+2 2Cl-। अब यहां देखो Cl+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 है। और यहां पे Cl- के पास भी कितना रहता, 18 है। तो कैटायन और अनायन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे Ca+2 एक कैटायन है, Cl- एक आयन है। ओके ना। आप लोग ये मत समझना 2Cl- है, मैं एक एक का 18 है, 2 को मिलकर 36 पकड़ूंगा, ऐसा नहीं चलता। एक आयन फॉर्म क्या है इसका, Cl- है। Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, Ca+2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो करेंगे। इसके अलावा Na+, F-। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता। तो ये भी मतलब आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो कर रहा है। नेक्स्ट वन, रिएक्टिविटी बिटवीन ionic bonded compounds is very fast. For example, AgNO3 को NaCl ऐड करते हुए इमीडिएटली AgCl को बनाता है। इसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में AgNO3 लेकर इसको NaCl ऐड करने के बाद तुरंत व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट को बनाता है। किसको बनाता है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। क्यों व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बना, बोलते AgNO3 को NaCl ऐड करते हुए तुरंत वहां पे AgCl और NaCl बन रहा है, बट AgCl के वजह से वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सर। ओके ना। These are all the important characteristics of the ionic bonded compounds. नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है कोवालेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड डेटी बॉन्ड। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कोवालेंट बॉन्ड के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय कोवालेंट बॉन्ड? इट इज द बॉन्ड ऑब्टेन between two similar or dissimilar atoms by equal sharing of electrons. Equal sharing of electrons की वजह से टू सिमिलर और डिसिमिलर आटम के बीच में रहने वाले बॉन्ड को कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके ना। टू सिमिलर और डिसिमिलर आटम के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला हुआ बॉन्ड कोवालेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2 लिए हैं, देखिए हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके डुप्लेट
कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए हाइड्रोजन आटम क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके यहाँ पर कोवालेंट बॉन्ड को डेवलप करता है। ओके ना। और एक है, मैं Cl2 का बताऊंगा। इसमें 2 क्लोरीन आटम्स है। देखिए, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो ईच Cl आटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास, ये क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करके यहाँ पर सिंगल कोवालेंट बॉन्ड को डेवलप करता है। ये सिंगल कोवालेंट बॉन्ड को डेवलप करने से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला हुआ बॉन्ड है कोवालेंट बॉन्ड है। ये कोवालेंट बॉन्ड जनरली 2 टाइप्स में रहता है। वन इज पोलर कोवालेंट बॉन्ड, सेकंड इज नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पोलर कोवालेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, सो व्हाट इज मीन बाय पोलर कोवालेंट बॉन्ड? इट इज द कोवालेंट बॉन्ड obtained between 2 dissimilar atoms। 2 dissimilar आटम के बीच में बना हुआ कोवालेंट बॉन्ड को पोलर कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HF, दोनों अलग अलग आटम हैं। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को ऑक्टेट पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की गरज है, हाइड्रोजन को डुप्लेट पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की गरज है। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनाया है। एक ही कोवालेंट बॉन्ड बनाया, इसलिए सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बोल रहा हूँ। और ये कोवालेंट बॉन्ड को पोलर कोवालेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? देखिए, H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने वाले कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्शियली डेवलप होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, सच मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल में मिला हुआ कोवालेंट बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पोलर कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे। अभी ये सिंबल है ना, तो पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको डेल्टा सिंबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। देखिए, इट इज द कोवालेंट बॉन्ड ऑब्टेन्ड बिटवीन 2 सिमिलर आटम। 2 सिमिलर आटम के बीच में मिला हुआ कोवालेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, इसलिए यहाँ पर ईच फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सो दैट एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके यहाँ पे सिंगल कोवालेंट बॉन्ड को डेवलप किया है। एक ही कोवालेंट बॉन्ड बना है, इसलिए मैंने सिंगल बोल रहा हूँ। या ऑक्सीजन देखिए कितना बनाता है, देखेंगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन ने क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 2 कोवालेंट बॉन्ड को बनाता है। इससे इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है। तो 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
3 4, ओके ना, और ये 2 बॉन्ड्स में 4 है, 8 हो गए। दूसरा ऑक्सीजन के पास भी सेम कंडीशन है, इसके पास भी 8 हो गए। 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड में 4 है, 8 हो गए। तो यहाँ पे दोनों आटम के बीच में बन रहा है, वो दोनों आटम भी यहाँ पे सिमिलर आटम्स है, इसीलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जांपल F और F है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होता है। जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में रहने वाले कोवालेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड कहेंगे। अभी N2 की बात करते हैं। N2 के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ईच नाइट्रोजन आटम 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयरिंग करके 3 कोवालेंट बॉन्ड को बना रहा है। ओके ना, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवालेंट बॉन्ड। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं और इसका जो फिजिकल स्टेटस के बारे में। जनरली देखिए, कोवालेंट बॉन्डेड कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल F2 और Cl2 गैस के फॉर्म में रहेंगे, Br2 लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, I2 सॉलिड फॉर्म के रहेंगे। नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट रहता, अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। पर यहाँ पे एक बात याद रखना, सॉल्युबिलिटी के मामले में कोवालेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में अगर डालें तो कोवालेंट बॉन्डेड कंपाउंड मोर क्वांटिटी में सॉल्युबल होता है, मगर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इसको डाले तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे। मतलब ओनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने वाले कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है। मैं मोस्ट ऑफ द कोवालेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोवालेंट बॉन्डेड कंपाउंड में फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस अवेलेबल नहीं होने के कारण, मतलब ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मोस्ट ऑफ द कोवालेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्स डेवलप होता है इसके कारण। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करो, आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, ओके ना। यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, समझ रहे ना, क्योंकि ईच आयोडीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 7 रहता है। तो आयोडीन को ऑक्टेट पाने के लिए कंपल्सरी इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके सिंगल कोवालेंट बॉन्ड डेवलप करेंगे। यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, आयोडीन आटम और आयोडीन आटम के बीच में बोल रहा हूं। बट I2 मॉलिक्यूल और I2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्सेस काम करते हैं? वान डेर वाल फोर्सेस काम करते हैं। मतलब ये I2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? ये इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को डेवलप किया तो पोलर मॉलिक्यूल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। I2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्सेस रहता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कोवालेंट कंपाउंड्स के बीच में वान डेर वाल फोर्स रहने के कारण
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहेंगे। वांडरवाल फोर्सेस बोले तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट होने वाले वीकर फोर्सेस है। बट सम जेंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड, कार्बोरेंडम, सिलिका ये वेरी हार्ड रहने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। यहाँ पे डायमंड में देखो वन कार्बन आटम दूसरे कार्बन आटम के साथ जॉइंट होकर एक कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहने वाले नेटवर्क फॉर्म में रहने वाले स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, इसलिए डायमंड वेरी हार्ड है। कार्बोरेंडम भी हार्ड है, सिलिका भी हार्ड है, इसमें भी कोवालेंट बॉन्ड है, मगर ये हार्ड होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। ये एक्सेप्शन के मामले में आते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्शन, कोवालेंट कंपाउंड के बीच में जो होने वाले रिएक्शन की स्पीड बहुत ही कम रहेंगे, ओके ना। और आइसोमेरिज्म मतलब कोवालेंट बॉन्डेड कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म का मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये ब्यूटेन है और यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन है, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन से दोनों में, मगर इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। ये ओपन चेन है, इसमें ब्रांचिंग चेन है, मतलब चेन के ऊपर CH3 दिख रहा ना, ये ब्रांचिंग है, ये ओपन चेन है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होके स्ट्रक्चर डिफरेंट रहा तो सच कंपाउंड को आइसोमर्स बोलते। आइसोमर्स बनाने वाले प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कोवालेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द थिक लाइंस। तो कोवालेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इसलिए माना जाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दैट एरिया पे इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। बट आयनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन को अपन कोई लाइन से इंडिकेट नहीं कर पा रहे अपन, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे आयन्स साथ में रहते हैं, इसीलिए अपन आयनिक बॉन्ड को एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड मानते हैं। बट कोवालेंट बॉन्ड को ने एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसको और एक नाम है कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड। सो ये बॉन्ड अगर बनना रहा तो कंपलसरी, ये बॉन्ड अगर बनना रहा तो कंपलसरी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के बीच में मिला हुआ बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे, द 2 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज दोनों भी इक्वली शेयरिंग करके यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसके लिए बेटर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सिंपल तरीके से समझने के लिए। अभी यहाँ के में मान लीजिए एक्स और वाई दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो एक्स के पास 1000 रुपीज़ है और वाई के पास एक भी रुपए नहीं है। मतलब एक्स और वाई दोनों नांदेड़ में पढ़ने के लिए आए हैं, एक रूम पे भी साथ में रह रहे हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों रूम पार्टनर है, तो एक्स को पैकेट मनी दिए पेरेंट्स ने, वाई को भी दिया था। वाई ने जितने पैकेट मनी पेरेंट्स से लिया था उतना पूरा खर्चा कर लिया था, इसलिए इसके पास 0 अमाउंट हो गए। बट एक्स ने पेरेंट ने दिया हुआ पैकेट मनी में से थोड़ा अमाउंट खर्चा किए, थोड़ा बचा के रखे हैं। तो एक्स ने कहा है वैसे अपन मूवी चलने जाते हैं, बट एक्स रेडी है मूवी जाने के लिए, वाई रेडी नहीं है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। तो बट एक्स कहने से वाई ने सीधा बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। बट एक्स तो इसका दोस्त है, तो कंपलसरी साथ में लेके जाने का है उनको। तो वाई से कहा है अब टेंशन मत लो, जो भी खर्चा होगा वो पूरा
मैं हैंडल करता हूँ बोला। सो वाई ने एक्स के साथ मूवी देखने के लिए गया है। तो मूवी देखने के बाद इन लोग रेस्टोरेंट में भी खाना खा के घर पे आए। टोटल इन लोगों का खर्चा हुआ था 1000 रुपीज़ खर्चा हुआ था। बट ये 1000 रुपीज़ जो भी खर्चा हुआ है वो कौन दिया था, वो खर्चा जितना भी हुआ मतलब जो 1000 रुपीज़ कौन खर्चा किया था वहाँ पर, एक्स ने खर्चा किया था। तो एक्स ने 1000 रुपीज़ खर्चा किया, बट एक्स और वाई दोनों ने 500 रुपीज़ खर्च किए थे। इसका मतलब एक्स ने 1000 रुपीज़ को कंट्रीब्यूट किया था, बट 1000 रुपीज़ में से 5000 रुपीज़ एक्स के लिए यूज़ हो गया और 5000 रुपीज़ वाई के लिए यूज़ हो गए। मतलब एक्स ने 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया था, बट वो 1000 रुपीज़ को इक्वली खर्चा कौन कौन किया, एक्स ने किया और वाई ने किया है। ओके ना। सो अगर आगे अपन देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए अपन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे पहला एग्जाम्पल बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस आयन फ्रॉम NH3 एंड H प्लस आयन। यहाँ पे NH3 को मैं मानता हूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसीलिए मैंने NH3 को मानता हूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस मानता हूं। यहां पर H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है। यहां पे अगर NH3 और H प्लस के बीच में अगर बॉन्ड बनाना रहा तो कंपलसरी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या कर रहा है, अपने पास रहने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे बिकारी हाइड्रोजन आटम रेडी है इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने के लिए। मैं बिकारी इसलिए कहा था, वहां पे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किए थे। नाइट्रोजन ने कंट्रीब्यूट करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों भी इक्वली शेयरिंग करके यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड को बना दिया है। वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास H प्लस आयन आया था, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्ड के लिए रखे थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया था, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल को अपन NH4 प्लस बोलेंगे। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कैसा है बोल के टेंशन मत लो, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। बनाने के बाद इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वहां पे कंट्रीब्यूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर बॉन्ड बने हैं। तो कोवालेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फर्क ये है, कोवालेंट बॉन्ड में दोनों आटम इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयरिंग करता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहां पर एक ही आटम 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों आटम इक्वली शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। ओके ना बच्चों, ये NH4 प्लस में एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, इनिशियली आप NH3 में देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड था, ओके ना, बट यहां पे NH3 ने H प्लस के साथ एक नया बॉन्ड बनाया है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसका मतलब NH4 प्लस के अंदर 3 कोवालेंट बॉन्ड्स है, 1 डेटिव बॉन्ड है। तो मैं ऐसा लाइन से दिखा रहा ना, ये कोवालेंट बॉन्ड दिखा रहा है, ये आरो मार्क से दिखाने वाले कौन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन फ्रॉम H2O एंड H प्लस आयन। तो यहां पे आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल आटम है, तो यहां पे ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता। तो ऑक्सीजन ने अपने पास रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 2 हाइड्रोजन के साथ यहां पर 2 कोवालेंट बॉन्ड बना दिया है। ओके ना, अभी ऑक्सीजन के पास यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो इसलिए इसको अपन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मानते हैं
और H+ नो डाउट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तभी यहाँ पर दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनना रहा तो कंपलसरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया है और कंट्रीब्यूट करने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए। यहाँ पर ये बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन कैन कंट्रीब्यूट द 2 इलेक्ट्रॉन, द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इक्वली शेयर्ड बाय द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ओके ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन को दिया था, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हूं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते H3O+ हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड BF3 कॉम्प्लेक्स। अब यहां देखो नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मानते हैं। यहाँ पे BF3 में देखिए बोरान के पास रहने वाले 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 फ्लोरीन के साथ 3 कोवालेंट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरान के पास आउटर शेल में BF3 मॉलिक्यूल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको अपन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज मानते हैं, क्योंकि इसके आउटर शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोले तो ऑक्टेट से कमी है, ऑक्टेट से कमी होने के कारण BF3 को अपन मानते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ओके, यहाँ पे NH3 और BF3 के बीच में डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है चेक करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने पास रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंट्रीब्यूट करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन एंड बोरान ने इक्वली शेयरिंग करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक डायरेक्शनल बॉन्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है वहीं पर बॉन्ड बन रहा है। ओके ना। और यहाँ पे देखिए ये कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बेस पे और किस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की चांसेस है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेडी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेडी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ कोवालेंट एंड आयनिक बॉन्ड। अगर इस टाइप की क्वेश्चन अगर करने हैं तो पहले आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल आइडिया होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, पहले नीचे का सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर देखिए फाइंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो मैंने ये जो सर्किल के अंदर लिखा था यहाँ पे, इसको देखकर डरो मत। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये ब्लैक एलिमेंट्स है। बेरिलियम को नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसका टेंशन मतलब बेरिलियम जनरली कोवालेंट बॉन्ड को बनाने के लिए काबिल बनता है। ओके ना। बट ये जो एलिमेंट आपको दिखा तो नो डाउट वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पर Na है, मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड कौन है, आयनिक बॉन्ड है। देखो मेटल दिख रहा है यहाँ पे, सब मैं जो अंडरलाइन कर रहा ना वो सब मेटल्स ही है। सारे इस ब्लैक एलिमेंट्स क्या होता है, मेटल्स। ओके ना। और सारे हालोजेंस और ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। मोस्ट ऑफ द पी ब्लैक एलिमेंट कौन है, नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स दिख रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहे हैं, इसलिए अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली अर्थ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम दिखा। तो मोस्ट वहां पे 100% कौन सी बॉन्ड बनने की चांस है, आयनिक बॉन्ड बनने की चांसेस है। इसलिए सारे कंपाउंड में कंपलसरी कौन सी बॉन्ड रहता है, आयनिक बॉन्ड। Na+Cl- K+Cl- Rb+Cl-, आयंस के बीच में कौन सी बॉन्ड रहता है, आयनिक बॉन्ड। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, H2O, CO2, BF3, NH3, H2S, SO2, PH3, PCl5, CH4 मॉलिक्यूल्स। ओके ना। यहाँ पे देखिए
देखिए यहां पर देखिए दोनों नॉन मेटल से, नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड रहता? कोवालेंट बॉन्ड। दोनों अगर नॉन मेटल रहा तो मोस्टली कोवालेंट बॉन्ड बनता है। H2O में देखो ना, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना रहता? 1। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा ना, मतलब नॉन मेटल दिखा तो कोवालेंट बॉन्ड है। अगर यहाँ पे एक स्पेशल इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी NaOH आया, देखिए तो यहाँ पे एक मेटल है ना, Na प्लस OH माइनस। Na प्लस और OH माइनस के बीच में कौन सी बॉन्ड रहता? आयनिक बॉन्ड। O और H के बीच में कौन सी बॉन्ड है? कोवालेंट बॉन्ड है। नॉन मेटल है ना दोनों, O और H। इसका मतलब इट कंटेन बोथ आयनिक बॉन्ड एंड कोवालेंट बॉन्ड। मैं जितने एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस कर लो, कोई रिसर्च मत करो, उससे तो याद रखने की कोशिश करो। K प्लस OH माइनस, ये दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, आयन्स है ना। बट O और H के बीच में कौन सा? कोवालेंट। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है ना, वो कोवालेंट बॉन्ड है। कोवालेंट बॉन्ड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे थिक लाइन से। और यहाँ पे NaCN, इसमें कौन सा आंसर रहता है? Na प्लस ऐसा Cn माइनस। आयन्स के बीच में कौन सी बॉन्ड रहता? आयनिक बॉन्ड है। C और N के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है। इसमें बोथ आयनिक एंड कोवालेंट है। KCN का भी सेम हालत है, K प्लस Cn माइनस। आयनिक बॉन्ड और C और N के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है। पहला क्वेश्चन देखो ना, मैं यहां पे दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ कोवालेंट एंड आयनिक बॉन्ड? NaOH देखो, तो कौन सा आंसर रहता? Na प्लस OH माइनस। ये दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है? Na प्लस और OH माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड है। O और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवालेंट बॉन्ड है। इसलिए बोथ आयनिक बॉन्ड एंड कोवालेंट बॉन्ड है। तो इसके लिए आंसर क्या होता है? C। ओके ना। एंड अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, NH4X, यहाँ पे X बोले तो Cl भी रह सकता, Br भी रह सकता, I भी रह सकता, OH भी रह सकता और Cn भी रह सकता है। तो क्या होगा देखो, इसमें NH4X आयनाइज्ड इनटू NH4 प्लस X माइनस, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। एंड NH4 प्लस का स्ट्रक्चर देखिए, अभी पढ़ा है ना मैंने। इसमें ये कौन सी बॉन्ड है? डेटिव, और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कौन सी बॉन्ड है? कोवालेंट बॉन्ड है।
इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड भी है। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, ये इस टाइप की रहा तो NH4X बोले तो NH4Cl भी हो सकता, NH4Br भी हो सकता, NH4Cn भी हो सकता, NH4OH भी हो सकता, NH4I भी हो सकता। इसमें सारे बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है, एंड कौन, कोऑर्डिनेट मतलब डेटिव। ओके ना, थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, ज़्यादा रिसर्च मत करो, रिसर्च करने से फालतू में हेडेक आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन,